काढ़ा के बारे में पाकिस्तानी जो किसान हैं थोड़ा-सा उनको भी पता चले कि काढ़ा क्या चीज़ है और वो पाकिस्तान में क्या काम कर रहा है। इकाडा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है का हेडक्वार्टर जो है वो बैरूत में है, लेबनान में। फर्टिलाइज़ राइट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, थोड़ा-सा हवाला भी ज़रा किसानों को दीजिएगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है? फार्मर पाकिस्तान में जो प्रॉपर डोज है वो फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल नहीं करते और प्रॉपर तरीके इस्तेमाल नहीं करते। किसान कैसे उसको नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेगा और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे जो इस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है? तो खाद को पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जो यूरिया है उसको एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करें। बायो फर्टिलाइज़र एक्चुअल में है क्या और उसका फ़ायदा क्या हो सकता है? खाद डालो और ज़्यादा पैदावार लो। अगर हम यूरिया को ज़मीन की रूट्स के करीब उसको प्लेस करें, ना कि उसको ब्रॉडकास्ट करें, छटा करें, उसका राइट फर्टिलाइज़र की अमाउंट इस्तेमाल करें, राइट तरीके से इस्तेमाल, पैदावार भी बढ़ेगी और उनका खर्चा भी इंशाल्लाह कम होगा। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो एपिसोड है वो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नए मेहमान भी हमारे साथ हैं और जो आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू होने वाली है, फर्टिलाइज़ राइट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो क्या काम कर रहा है पाकिस्तान में, उससे क्या तब्दीली आ सकती है पाकिस्तान की ज़राअत में, और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में इस एपिसोड में बताए जाएंगे कि इंशाल्लाह आपको देख के उसको मज़ा आएगा। इसको वीडियो को काइंडली लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये किस तरह की इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आज जो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हमने बुलाए हैं, उनको अभी दावत भी देंगे। थोड़ा-सा उनका इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं कि पिछले 40 साल से उनका एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। इसके अलावा वो कंट्री हेड इकाडा पाकिस्तान की भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर, उसके अलावा दीगर ममालिक में भी ज़राअत को बेहतर करने के लिए वो काम कर रही है। इसके अलावा वो PARC में वीट कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम कर चुके हैं पिछले कुछ अरसों में। और काफ़ी ज़्यादा उनका जो वाटर मैनेजमेंट होगी, फिर इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी होगी और इसके अलावा दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बैनुल-अक़वामी जो तरीक़ाकार है ज़राअत के, उसको पाकिस्तान में लाने में बहुत बड़ा और बहुत ही अहम किरदार उनका रहा है। तो इस सब को डिस्कस करने के लिए हम दावत देते हैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर मजीद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक। कैसा ल इट्स गुड टू बी हियर। चलें, इट्स गुड। तो डॉक्टर साहब अच्छा लगा हमें भी कि आप आए इतनी मसरूफ़ रूटीन से। ज़ाहिर-सी बात है आपकी इंटरनेशनल डेलीगेशंस और बाकी सब सारी मसरूफियात होती हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ऑडियंस के लिए भी यहाँ पे आए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या प्रोजेक्ट है, इकाडा क्या है, फर्टिलाइज़ राइट प्रोजेक्ट क्या है, और ज़रा इसके हवाले से भी लोगों को आगाही हो सके। तो डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा-सा आप ना इकाडा के बारे में, पाकिस्तानी जो किसान हैं थोड़ा-सा उनको भी पता चले कि इकाडा क्या चीज़ है और वो पाकिस्तान में क्या काम कर रहा है? इकाडा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैरूत में है, लेबनान में। अच्छा। और पाकिस्तान एक उसका ऑफिस है, कंट्री ऑफिस। सही। और हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और इनोवेशन पे काम करते हैं जो फार्मर की, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर की, जो छोटे ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और उनके लिए कमर्शलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हों और उनको मिले मौके मिले और उनकी पैदावार में इजाफा हो। सही। नहीं माशाल्लाह ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और हमें तो ख़ैर पता है कि इकाडा क्या रोल कितना है और वो कितना काम कर रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह ऑडियंस को भी हम साथ-साथ बताएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से मिलता-जुलता एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़ राइट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, थोड़ा-सा उसका ओवरव्यू, थोड़ा-सा हवाला भी ज़रा किसानों को दीजिएगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है। दूसरा, इकाडा को क्या चीज़ ने इंस्पायर किया कि वो पार्टनरशिप करें और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें? देखें, इकाडा कई सालों से पाकिस्तान में सॉइल हेल्थ पे, सॉइल फर्टिलिटी पे, वाटर पे, इन एस्पेक्ट्स पे और वैराइटल डेवलपमेंट पे जो उनकी हेल्प है वो कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट ख़ास तौर पे था ना, ये था कि काफ़ी सारे फार्मर पाकिस्तान में जो प्रॉपर डोज़ है वो फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल नहीं करते और प्रॉपर तरीके इस्तेमाल नहीं करते। जो सही तरीक़ाकार है वो खाद के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते। सही। उससे ये रिज़ल्ट होता है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो जाते हैं। फिर उससे एक तो लीचिंग हो जाती है काफ़ी सारी नीचे,
होती है, और फिर और मसले होते हैं कि जिसमें जो है यूरिया पर्टिकुलर जो खाद है उससे लॉसेस से वो जीएचजी एमिशन होती हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। वो जो क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का वो सारा अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जब प्रोजेक्ट हमने देखा तो ये इसी किस्म की चीज़ें वो एड्रेस कर रहा था। तो उसमें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि हम व्हाई नॉट वी बिकम पार्टनर। तो फिर हमने इसके लिए बाकायदा अप्लाई किया यूएसडीए को, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें वो प्रोजेक्ट अलाट हो गया। और नो वी आर वर्किंग विद दिस प्रोजेक्ट, कर रहे हैं हम काम, एक साल लगे हुए। चलो, नहीं माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आप जैसे लोग भी हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की ज़राअत को आप कह लें कि एक तरह से सही ट्रैक पे लाने के लिए जो चीज़ें पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, जिनका हमने ख़्याल नहीं किया, हम बस पैदावार लेने के चक्कर में हमने ज़मीन का भी कबाड़ा कर दिया अपने, और इसके अलावा हमारी सॉइल की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। फिर इसके अलावा ख़र्चे हम कंट्रोल नहीं कर पाए अपने। तो अच्छा लगा ये जान के कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे किसानों के लिए इस तरह से काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब, ये कुछ चैलेंजेस आपने बताए कि जिसको एड्रेस करने के लिए ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो मैं इसके साथ साथ जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की जो आउटकम्स होंगी, जो रिज़ल्ट्स होंगे, जो पॉजिटिव इसके जो रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो कैसे किसानों तक पहुंचेंगे और किसान कैसे उसको नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेगा, और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे जो इस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, और वो क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी आप ज़रा बता दें। अब देखें ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान में 2 सूबों में चल रहा है। ठीक है। और सिंध में और पंजाब में। ठीक है। हम उसमें 4 क्रॉप्स पे मेनली काम कर रहे हैं, फसलों पे, जिसमें गंदम है, जिसमें मकई है, चावल है और कॉटन है, कपास। ठीक है ना। और इसी तरीके से ये जो हमारे सिस्टम है, हम सिस्टम को लेके चले। इंडिविजुअल क्रॉप का हर इलाके में एक सिस्टम है। जैसे बरानी एरिया में वीट बेस्ड सिस्टम चल रहे हैं, गंदम के ऊपर सिस्टम चल रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह राइस के साथ वीट है जो लगती है आपस में, दोनों क्रॉप्स हैं, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। इस तरह जो मेज़ है, जो मकई है, उसके भी बेस सिस्टम है कई, तो उनमें से कुछ सिस्टम हम लेके उस पर काम कर रहे हैं। इस तरह कॉटन है, उसमें भी बीट लगती है और फसलें भी लगती हैं, तो हमने बीट और कॉटन को लिया है। यही 2 चीज़ें हमने सिंध में भी रेप्लिकेट की हैं, राइस बीट और इसी तरह कॉटन और वीट। तो इन क्रॉप्स पे हम काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे बेसिकली ओवरऑल तो ये है ना कि कम से कम फर्टिलाइज़र का यूज़ हो। अच्छा। और फिर हम जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसको हम कम करें। तो यही 2 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली। उसके अंदर और सब जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, उसमें ये है कि हमने खाद को पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जो यूरिया है उसको एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है ना। उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, उसका टाइम क्या होगा, खाद कौन सी प्रॉपर होगी, किस तरीके से उसको डालना है, और किस टाइम पे डालना है, और कितनी डेप्थ पे डालना है, ताकि भरपूर ग़िज़ाइयत पौधे तक पहुंच सके, ताकि जो खाद जो है ना पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सके और वो ज़ाया ना हो। बिल्कुल। उसके अलावा एक और हमारा उसमें सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप उसको ले लें, वो ये है कि हम टोटली अब केमिकल के ऊपर लगे हुए हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर। हम सोच रहे हैं कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र, उनको जिसमें बायोजोट है और कई से सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज, हम उनको भी ऐड करें इसमें, ताकि वो एज एन अल्टरनेटिव लाएं उसको, ताकि खाद का इस्तेमाल कम करें, उनको उसमें इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उसमें पैदावार में एक तो इजाफा होगा, दूसरा इकोनॉमिक्स बेहतर होगी और सॉइल हेल्थ में भी बेहतर होगी उसके साथ, तो नुकसान कम होगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बायो फर्टिलाइज़र की बात की, तो आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों ने वीडियोस उस पे बनाई हुई हैं। थोड़ा सा आप ज़रा ऑडियंस को ये बता दें कि बायो फर्टिलाइज़र एक्चुअल में है क्या और उसका फ़ायदा क्या हो सकता है हमें? बायो फर्टिलाइज़र पर्टिकुलरली हमने जो जिस पे मेनली काम किया है वो है बेसिकली, उसको हम कहते हैं बायोजोट। ठीक है। वो PRC ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है जी। और हमने उस पर पहले भी काफ़ी सारे ट्रायल कर चुके हैं। अच्छा। और हमने देखा था कि जब इसको हम डालेंगे ना, तो उसमें जो यूरिया की और नाइट्रोजन सोर्सेज की जो मिकदार है वो कम इस्तेमाल होती है। अच्छा। क्योंकि इससे भी फिर नाइट्रोजन फिक्स होती है, जो अवेलेबल फास्फोरस ज़मीन से वो भी ले लेता है ये।
तो इस तरीके से न सिर्फ इसकी पैदावार में मदद नहीं देता, बल्कि जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, जो उसकी है नाइट्रोजन की, यूरिया की, वो भी कम हो जाती है। अच्छा। तो इसमें दो फायदे हैं। एक तो 15 से 20% पैदावार बढ़ जाती है ज़मींदारों की। अच्छा, माशाल्लाह। कास्ट उसमें कम हो जाती है, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत कम है इसकी बायो। तकरीबन मेरे ख्याल से कितने गुना कम है यूरिया के एक बोरी से ये मुकाबला तो फर्ज करके? की आप एक बैग एक आप उसमें डालें ना, आप छोटा सा इसके पैकेट, अच्छा तो उसकी मैक्सिमम 500-600 रुपया उसकी कीमत है, अच्छा। और वो पैदावार तकरीबन 15 से 20% बढ़ा और देता उसके मुकाबले में अगर उतना ही यूरिया है। हम उतना डालें यूरिया तो फिर वो हमारा तकरीबन 20% यूरिया कम हो जाता है। अच्छा। अगर फर्ज किया हम 4 बैग इस्तेमाल करते, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें 3 बैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अच्छा, तो इतनी काफ़ी बचत उसकी है। अमाउंट कम हो जाएगी और ये उसको कंपनसेट कर देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इन्फॉर्मेशन है, और ये बल्कि मेरे ख्याल से किसानों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, क्योंकि वो चाहते यही हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हम सारे ये देखते हैं कि हमारा किसान भाई बहुत परेशान है। एक तो उनको यूरिया एक नंबर मिलता नहीं है, यहाँ पे ब्लैक में मिलता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इशू ही ये आ रहा है, और लोगों को समझ नहीं आ रही कितना डालना है। बस कहते हैं 2-3 बोरियां ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें, ज़्यादा पैदावार आएगी। एक ज़रा ये माइंड बना हुआ है। अब देखें ना, हमारा मेन माइंड यही है कि खाद डालो और ज़्यादा पैदावार लो। बिल्कुल ठीक है ना, ज़िम्मेदार इतना ध्यान नहीं देते उसमें से कितना इस्तेमाल होता है और कितना ज़ाया हो जाता है, वो नहीं ध्यान देते ना। अब हम इसमें एक तो बायोजोट पे हम काम कर रहे हैं, दूसरी हम ये काम कर रहे हैं कि जो 4R होते हैं ना, जो मैंने 4 तरीके पहले बताए हैं, उनमें से हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम यूरिया को ज़मीन की रूट्स के करीब उसको प्लेस कर लें, ना कि उसको ब्रॉडकास्ट करें, छटा करें उसका, तो उसके बहुत वो देख रहे हैं हम उसके कितने फ़ायदे होंगे। अच्छा। तजर्बों ने पहले उन्हें बताया है कि उसके काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी तरह अब नई खादें आनी शुरू हो गई हैं जो कोटेड हैं, अच्छा अच्छा, जो बिल्कुल। ये मदद देती हैं कि उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, वो एकदम से बुखारात बन के एकदम से वो यूज़ नहीं होती, एकदम से उसके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और पौधा उसको ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। ज़बरदस्त। तो ये सारे जो डेमोस्ट्रेशन ट्रायल हैं हम कर रहे हैं, इस साल लगे हुए हैं। अभी रिज़ल्ट हमारे आना शुरू हुए हैं, जब आएंगे इंशाल्लाह हम ज़मींदारों से शेयर भी करेंगे, फिर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे, उसको आगे लेके कैसे जाना। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा है, सबसे पहला तरीका तो हमारा ये है कि हम उसमें उसको डेमोस्ट्रेशनें लगाते हैं, मॉडल प्लॉट्स वगैरह प्लाट्स लगाते हैं कि ज़िम्मेदार देखें, उस गांव के देखें, साथ वाले गांव के, नॉर्मली वो सड़क के किनारे हम लगाते हैं उसको, ताकि ज़िम्मेदार देखें। फिर उसके बाद हम उस गांव के इर्द गिर्द के ज़िम्मेदारों को इकट्ठे करते हैं, उसको फिर हम फार्मर फील्ड डे करते हैं। अच्छा अच्छा, तो फील्ड डे में उनको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने की हैं इधर, सारे इलाके के किसानों की किसानों को उनके इलाकों में से जो जहाँ तक मुमकिन है, तो उनको दिखाते हैं फिर ये टेक्नोलॉजी के, देखें आप ये क्या क्या चीज़ें हमने जो की हैं, आप उसको क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीडबैक लेते हैं। हालांकि सही फीडबैक तो उसको हार्वेस्टिंग के बाद ही आनी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, उसके बाद पता चलना है, जो हमारे पास डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये चीज़ें हम उनको दिखाते हैं। जब ये चीज़ें कामयाब हो गई, ज़िम्मेदारों ने भी इसको कबूल कर लिया, फिर इशू आ जाता है उसको आगे कैसे लेके जाएं। तो उसमें फिर बहुत से डिपार्टमेंट हमारे जेन में हैं, और हमने उनको एक तो सबसे बड़े हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो 10 के करीब है, हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इसकी टेक्नोलॉजी को, इन चीज़ों को आगे ले जाने में मदद देंगे हमारी। उसके साथ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, ठीक है ना, इसी तरह वो मदद देती है। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, इंडस्ट्री, NGOs, जो उस इलाके में NGOs हैं, अच्छा, वो हमारी मदद करती हैं। जब फार्मर फील्ड हम करते हैं, उनको भी बुलाते हैं, अच्छा, ताकि उनको भी पता चले, उनकी अवेयरनेस हो, फिर वो मैसेज को आगे लेकर चलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली हमने कनकेव एग्रीकल्चर को अपने साथ ना इन्वॉल्व किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में। उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जो सक्सेसफुल हमारी जो टेक्नोलॉजी इनमें से निकलेंगी, इंशाल्लाह अगले साल निकलनी शुरू हो जाएंगी, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारों को कैसे फैलाएँगे। अब उसमें भी हम मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, टेलीविज़न का जिसमें है, और बहुत से तरीके हैं, फेसबुक है, उसमें व्हाट्सएप है, बिल्कुल। हमारा किसान मददगार का फोरम है, उनमें जहाँ जहाँ वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सारे अदारों को। इसी तरह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अपने फील्ड डे करती है, उधर हमारे बंदे भी जाएंगे, वो भी इसी के बारे में जो ब्रोशर हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको वो इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रोशर भी हम बना रहे हैं, फिजिकली हम लोगों को दिखा रहे हैं, और मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारों तक ये पहुँचेगा, और वो कोशिश करेंगे विद रिजल्ट्स के उनको मैसेज पहुँचे, और उसको वो होपफुली अडॉप्ट करेंगे। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर ये हमारी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो और कुछ पाकिस्तान के किसानों का फ़ायदा भी हो। तो अब तक डॉक्टर साहब
अब तक क्या फीडबैक रहा है किसानों का? मतलब काफ़ी फील्ड डेज़ आपने अब तक कर लिए होंगे और काफ़ी किसानों से बातचीत भी होगी, तो अब तक उनकी क्या राय है किसानों की इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जनरल उनकी फीडबैक काफ़ी अच्छी है। अच्छा। जैसे हमने एक फार्मर फील्ड डे किया हमने ना मेज़ एरिया में, मकई के एरिया में अच्छा। लोगों को हमने दिखाया, वो बड़ा एक्साइटिंग उन्होंने फील किया अच्छा। कि ये जो टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ में फ़र्क भी आना शुरू हो गया था, तो जैसे बायोजोर था उसने उसी वक्त फ़र्क दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना, तो वो इसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजी भी वो अब उसके रिज़ल्ट भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह फार्मर की एक तो इनपुट बड़ी अच्छी थी, उसमें भी उन्होंने सवाल जवाब भी काफ़ी किए, उसके बारे में डिटेल में पूछा भी उनसे। दूसरा हमने राइस एरिया में उसके एरिया में भी हमने एक फार्मर फील्ड डे किया, चावल के एरिया में भी, उसमें भी ज़िम्मेदारों को सारा बताया हमने कि क्या क्या तरीक़ाकार हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी खादें, कौन कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक दो उधर वैरायटी भी हम लेके गए हैं जो ज़्यादा पैदावार भी देंगी और उसमें अपटेक भी उसी हिसाब से कम होगी, उसकी वेस्टेज कम होगी। अच्छा, तो बड़ा एफिशिएंटली यूज़ करेंगी वो खाद को। सही, तो ये हमारा उसमें भी हमने देखा है। तो इसी तरीके से अभी बाकी फार्मर फील्ड अभी होने हैं, तो वो लोगों से बात करते जाएंगे और इंशाल्लाह वो इन्फॉर्मेशन आती भी जाएगी। नहीं, अब इंशाल्लाह तेज़ी के साथ हम भी कोशिश करेंगे कि जो आउटकम जो आप कह लें कि पॉजिटिव रिज़ल्ट इस प्रोजेक्ट के आ रहे हैं, उसको किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाना शुरू कर दें। बिल्कुल, ठीक है? यही हमारा मेन हमारा मकसद ही आज के जो मुलाकात का या बातचीत का मकसद ही यही आज के प्रोग्राम का, कि लोगों को पता चलना शुरू हो जाए कि भाई एक प्रोजेक्ट किसानों की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत की बेहतरी के लिए ये प्रोजेक्ट ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ऑलरेडी, ताकि अगर कहीं पे उनके अंदर वो नाउमीदी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि गंदम के साथ, मकई के साथ, चावल के साथ, तिल के साथ, अब इस दफ़ा तो लोगों ने बड़ी उम्मीद से लगाया और बड़े दिल बर्दाश्त हैं लोग और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं। तो कुछ उनके लिए उम्मीद की किरण भी एक हो सकती है कि अब कुछ बेहतरी पाकिस्तान में हो रही है, कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पाकिस्तान में आएँगी और पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर करेंगी। तो इसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव एग्रीकल्चर है, उसके जो गोल्स हैं उसको मीट करने के लिए ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, कि मतलब जो पायदार ज़राअत है और हम जो खर्चा बचाने के लिए किसान का, वो एक तो आपने बताया बायोज़ोर, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र के थ्रू होगा, और क्या तरीक़ाकार है जिससे उनका खर्चा भी बच सकता है और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके गोल्स भी उससे पूरे हो सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया ना, हम 5-6 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं ना खाद को सही तरीके से जगह पे कैसे उसको प्लेस करना है, ठीक है, जिसको हम डिबलिंग मेथड से हम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ज़िम्मेदारों को हम वो सिखाएंगे भी, अगर ये टेक्नोलॉजी ने बेनिफिट दिया तो हम इसको सिखाएंगे कि उसको नीचे ज़मीन में खाद को कैसे प्लेस करें, उसको डालें ताकि वो उसका छटा ना दें। ठीक है। दूसरा ये है कि उसके अलावा जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम जो फर्टिलाइज़र कोट हो रहे हैं, कोटिंग हो रही है उनकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नीम ऑयल से कोटिंग हो रही है, जिंक से कोटिंग हो रही है और सल्फ़र से हो रही है। ये हम ट्राई कर रहे हैं कि इनमें से ये कैसे परफॉर्म करते हैं जो नॉर्मल यूरिया ज़मींदार डालते हैं उसके मुकाबले में। अच्छा। ठीक है ना। तीसरा तरीका मैंने जो आपको बताया, हम ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं। अच्छा। सब्ज़ खाद का इस्तेमाल। अच्छा। ताकि वो जहाँ जहाँ ज़मीनें खाली हैं उनमें हम बीज डाल के उसको सब्ज़ खाद के तौर पे फिर ज़मीन में हम उसको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फसल जब आती है वो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि वो ना कि सिर्फ वो उसकी हेल्थ पे बेहतर करेगी ज़मीन की, उसकी फर्टिलिटी भी बेहतर करेगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, वो एटमॉस्फेयर से ऊपर ला के ना ज़मीन में, वो जड़ों में वो ला के डाल देती हैं। तो उससे ऑर्गेनिक मैटर बेहतर होगा, फर्टिलिटी बेहतर होगी, ज़मीन की ज़रखेज़ी जिसको बोलते हैं वो बेहतर होगी, और बहुत सी चीज़ें और भी हमारे ज़हन में हैं। जैसे बायोज़ोर की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इसके भी हम तजर्बे देख रहे हैं कि कैसे असरअंदाज होता है प्रोडक्शन पे और कितनी सेविंग होती है, इसको हम सारा कैलकुलेट कर रहे हैं। पास्ट में तो हमने रिसर्च पे किया था, अब ज़िम्मेदारों को बता रहे हैं और बताएंगे नहीं इंशाल्लाह। और दूसरा डॉक्टर साहब, अभी आपने सब्ज़ खाद का जिक्र किया, थोड़ा सा ज़रा ऑडियंस को ये भी बताएं कि एक तो सब्ज़ खाद को बनाने में वक्त कितना लगता है, खर्चा कितना आता है और इसका फ़ायदा ख़ास तौर पे क्या होता है, मतलब ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले कि ये चीज़ है क्या।
हाँ, इसके लिए ये है कि जो 2 फसलों के दरमियान हम्म, ज़मीन एक तो खाली हो, जो बेल वो हो खाली हो 2-3 महीने के लिए, अच्छा ताकि ज़मींदार उसमें खाद डाल दे, वो ग्रीन मिरर का बीज डाल दे, उसमें कोई खाद वाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा सर। जब वो एक स्टेज पे आ जाती है, जब फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाती है, जब उसके फूल बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसको फिर हम काट के ना सीधा पूरे पूरे पौधे को उसके अंदर हम डाल देते हैं ज़मीन में। अच्छा तो उस ज़मीन के साथ मिक्स कर देते हैं। अच्छा फिर उसको टाइम लगता है थोड़ा सा रॉट होने में, उसके साथ जरखेज़ी गलने को सड़ने इम्प्रूव करने में में, बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद फिर फसल लग जाती है। अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा वो फिर मदद देता है। जब वो कई साल ज़िम्मेदारी ये करेंगे, 1 साल से तो इतना फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब साल दर साल वो करते रहेंगे तो उनको फिर इसके फ़ायदे हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो वो यूरिया कास्ट और बहुत बाकी कम है, खादों का खर्चा भी बच जाएगा उसका उनको। खर्चा कम होगा और ऑर्गेनिक और पैदावार भी बढ़ेगी, पैदावार बढ़ने में मदद देगा। तो इसका भी ये हमें एडिशनल फ़ायदा, ये हम बरानी एरिया में ख़ास तौर पे कर रहे हैं, और राइस के एरिया में जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती है 2 फसलों के दरमियान में, हम उसको लेके उसको भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाज़मी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सवाल बहुत अहम होते हैं हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से। आपका और कोई सवाल है, आप मज़ीद जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के हवाले से और भी सवाल जो हैं वो आते रहेंगे और हम उसका जवाब भी देते रहेंगे। बहुत से नए मेहमान जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं वो भी आते रहेंगे। हम दोबारा से डॉक्टर साहब को भी तंग करेंगे कि वो आएँ और दोबारा से इस चीज़ पे गुफ्तगू करें। मैं ज़रा प्रोग्राम को क्लोज़ करते हुए एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि पाकिस्तानी किसानों, पॉलिसी मेकर्स और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा कि राइट फर्टिलाइज़र की अमाउंट इस्तेमाल करें, अच्छा राइट तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है ना, ताकि उसकी पैदावार भी बढ़े। और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है जिसमें हम सारे सफ़र कर रहे हैं, उससे फ्लडिंग भी आती है और मसाइल भी, टेम्परेचर दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है, फसलें हेर फेर उनका बड़ा ख़राब हो रहा है, पैदावार इफेक्ट हो रही है। अगर ज़िम्मेदार इसकी राइट अमाउंट के हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके जैसे हम बता रहे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह पैदावार भी बढ़ेगी, उनकी उनकी इनकम भी जो है बढ़ेगी और उनका ख़र्चा भी इंशाल्लाह कम होगा। और हम ग्लोबल वार्मिंग और जी एमिशन जो हो रही हैं, पर्टिकुलरली जो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो निकल रही है, एमिशन हो रही है, उसको हम कम कर देंगे इंशाल्लाह। यही हमारी उम्मीद है, यही मेरा मैसेज। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर, और इसके लिए आप सबकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत का बहुत अहम रोल है इसमें। हुकूमती सतह पे भी इन चीज़ों पे और पॉलिसीज़ पे काम होना चाहिए, ताकि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, इतने बड़े इनिशिएटिव्स हैं, इतने अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, वो इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से उसके जो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं वो किसानों तक पहुँच सकें। तो उम्मीद है आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।